आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे युद्ध की धमकी दी है। कतर में शांति वार्ता विफल होने के ठीक 24 घंटे बाद तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की 1 इंच भी जमीन पर हमला करता है तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। तालिबान की तरफ से यह पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी सामने आई है। अफगानिस्तान के लोग कभी किसी के आगे नहीं झुके, ये भी साफ कर दिया और कहा कि उनके पास परमाणु हथियार ना होने के बावजूद वो अपने देश की रक्षा करेंगे। सवाल वही, क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है? क्या तालिबान के सब्र का बांध अब टूट गया है और क्या ये युद्ध का एक नया मोर्चा विश्व में तैयार हो रहा है? रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई जंग भले ही कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता की वजह से रुक गई, लेकिन इस बार जंग छिड़ी तो तालिबान किसी की भी नहीं सुनेगा और इसके संकेत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दे दिए हैं। तालिबान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तालिबान नहीं करेगा बर्दाश्त। हम पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए तैयार। अफगान अपना बदला ले रहे हैं। अफगान का बदला पाक को हिलाकर रख देगा। आपको बता दें कि कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद तुर्की में पाकिस्तान और तालिबान की बातचीत चल रही थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर मध्यस्थता की जगह अजीब शर्त रखने लगा। दोनों के बीच बातचीत तो मध्यस्थता को लेकर होनी थी, लेकिन पाकिस्तान अपने ट्रैक से हटकर कुछ और ही बात करने लगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने शर्त रखी कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर पाकिस्तान को ड्रोन से हमले की परमिशन दे। साथ ही अफगानिस्तान ये माने कि उसने तहरीके तालिबान को पनाह दे रखी है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। जैसे ही पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पर हमले की बात कही तो तालिबान ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। तुर्की में पाकिस्तान से बैठक को लेकर तालिबान ने कहा, पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान की जमीन पर हमला किया तो पाकिस्तान के हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। बमबारी की गई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। अफगानिस्तान की इस धमकी से साफ हो गया कि तुर्की में चल रही शांति वार्ता बेअसर और नाकाम रही। आपको बता दें कि तुर्की में बातचीत से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बातचीत कामयाब नहीं हुई तो खुली जंग होगी। पाकिस्तान को समझना होगा कि अफगानिस्तान अब वो अफगानिस्तान नहीं है जिसे पाकिस्तान डरा धमका लेगा। जिस तहरीके तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, अब वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर सवार हो गया है और पाकिस्तान टीटीपी के हमले का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ना चाहता है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर जंग शुरू हो गई है? तुर्की की शांति वार्ता नाकाम रहने के बाद अब हालात बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच भरोसे की दीवार फिर से खड़ी हो गई है और डर ये है कि दीवार अब बारूद की चिंगारी से ढह भी सकती है। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। ये तब है जब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमने अफगानिस्तान को सबक सिखाया है, तालिबान पीछे हट गया है। सीज फायर के भी अलग अलग दावे हो रहे थे, लेकिन अब ये जो शांति वार्ता होनी थी जिसमें किसी नतीजे तक पहुंचना था, वहां ये साफ कर दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से कि अगर पाकिस्तान एक कदम भी आगे बढ़ाता है ना तो हम फिर पूरी ताकत से जवाब देंगे और इस्लामाबाद को खत्म कर देंगे। तो अब आगे होगा क्या, चांसेस क्या लग रहे हैं और क्या विश्व में जो अलग अलग जगह युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है उसमें अब अगला अफगानिस्तान और पाकिस्तान है क्या? मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मियां आसिफ अली खान। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही मेरे साथ में जुड़ गए हैं कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। और साथ ही साथ मेरे साथ सचिन शर्मा जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मियां आसिफ अली जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। पिछले दिनों बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, साथ ही सीज फायर का दावा भी हो रहा था, फिर ये बातचीत किस दिशा में चली गई?
नहीं, सीज फायर तो हो गया था। सीज फायर जो कुछ दिनों के लिए चल रहा है, बल्कि काफी दिनों से चल रहा है यहाँ पे। तो सीज फायर के बाद ही ये जो मुज़ाकरात हैं, जो नेगोशिएशंस हैं, ये हो रही थी। जिस पर बातचीत थी, असल में हमारे पड़ोसियों का मामला ये है, अफगानियों का खासकर, कि वो कभी भी इस बात पे नहीं आएंगे। वैसे वो जब मुज़ाकरात चल रहे थे, जो वहां से हमारे सोर्सेज हैं, उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात फाइनल हो जाते थे। फाइनल हो जाते थे, उसके बाद वो दोबारा काबुल फोन करते थे फाइनल के लिए मुसवदे पे, तो काबुल से नई हिदायत आ जाती थी। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मामला है वो बिल्कुल सीधा साधा है कि आप भाई अपने मुल्क में रहें, हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत ना करें। और जो यहाँ पर मामलात हैं, जो खासकर टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान है, जो एक दहशतगर्द तंजीम है, सर्टिफाइड दहशतगर्द तंजीम है, उसकी सपोर्ट बंद करें। ये कोई ऐसी जिसे कह लें कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो समझता हूँ इस पे इतने लंबे मुज़ाकरात की जरूरत भी नहीं है। क्लियर कट बात है भी, आप उनको बंद करें, उनकी तरफ जो उनकी सपोर्ट आप कर रहे हैं, जो वो हमले कर रहे हैं यहाँ पर, वो खत्म किए जाएं। तो अफगानियों के साथ तो मसला तो कोई नहीं है, और मसला तो सिर्फ इतना है ना। बाकी जिस तरह के उनके हालात बने हुए हैं, मुझे भी इस बात पे भी अफसोस है, क्योंकि वहां से रोजाना हजारों मरीज जो हैं यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। वहां से हजारों ट्रक जो हैं सामान लेके पाकिस्तान की तरफ आते हैं। जो ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जो बिजनेस हो रहा है, जितनी चीजें आ रही हैं, लग्जरी आइटम्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वो सारे अल्टीमेटली अफगानिस्तान में यूज नहीं होते, वो पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आटा जाता है, खाद जाती है, खाने का जितना सामान है वो पाकिस्तान की तरफ से वहां जाता है। उनकी अवाम भी परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के लिए जाहिर बात है, आटा बहुत महंगा हो गया है वहां पे। पाकिस्तान के और लोगों को उसका आटा मिल रहा है क्या? जी, पाकिस्तान के लोगों को आटा मिल रहा है क्या? वो पाकिस्तान का तो इस दफा किसान भी पिस गया है। गंदम इतनी सस्ती हो गई, वीट इतनी सस्ती हो गई कि जो 4,000 रुपये रेट था, इस दफा तो 2,000 रुपये सेल हुई है। हमारा तो अपनी गवर्नमेंट से ये डिमांड थी, भाई 2,000 रुपये किसान मर रहा है, आप इसको कम से कम 3,500 रुपये लेके जाएं, क्योंकि नुकसान हो रहा है। इस दफा तो आटा इतना सस्ता हुआ है कि नहीं, मैंने किसान पूछा परेशान क्या रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को आटा मिल रहा है क्या? क्योंकि भारत के साथ मैं साथ विश्व ने वो तस्वीरें देखी थी, आटे के पैकेट के लिए लाइन में लगे हुए लोग, और वहीं दम तोड़ते हुए कुछ बुजुर्गों की भी तस्वीर, चक्कर खाकर गिरते हुए आवाम की तस्वीर। इसीलिए मैंने पूछा। आप कह रहे हैं ना आटा सामान बाकी ट्रकों में भरकर जाता है, पाकिस्तान के लोगों को सब कुछ मिल आटा रहा है क्या? बहुत सस्ता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी जो आटे का रेट है, जो 10 किलो वाला थैला है, इस वक्त भी वो 700 रुपए में सेल हो रहा है, यानी 70 रुपीज पाकिस्तानी, और इंडियन कोई 25 रुपए किलो के हिसाब से, 25 नहीं सॉरी 19 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है पाकिस्तान में। तो आटा तो हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो बेस है वो है ही ज़राअत पे। जो तो इस एग्रीकल्चर हमारी बेस है, और जो 70% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से। मुझे लगता है आपको याद रहा, एक बार शो में मैंने आपसे ऑन एयर पूछ लिया था आटे का दाम क्या है, तो आपने आज पहले से पहले ही अपना आटा और आटे के दाम बता दिए कि पाकिस्तान में सस्ता है। खैर, यहाँ बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में छिड़े हुए इस युद्ध की स्थिति की, जहां शांति वार्ता विफल हो गई है। अफगानिस्तान ने सीधी धमकी दे दी है कि अगर 1 इंच पर भी हमला किया तो इस्लामाबाद पाकिस्तान खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इस बात को समझ ले। भूषण दीवान सर, ये जो स्थिति है, ये क्या भीषण युद्ध की तरफ जाती हुई नजर आ रही है क्या? रचना जी, बेशक। आप बताएं, नेगोशिएशन कर रहे हैं टर्की में बैठ के, और पाकिस्तानी कहते हैं देखो भाई अफगानियों, हमारा तो सीक्रेट पैक्ट है एक विदेश के साथ, हम बता नहीं रहे कौन, और उन्होंने हमें कहा है कि हमारा राइट है अफगान साइल के ऊपर हम ड्रोन अटैक करेंगे। जनाब आप ये मान जाएं। अरे ये सीरियसनेस है, ये सीरियसनेस है पाकिस्तानी साइड की। और मैं तो इसको देख के कहता हूं कि मेरी ज्योति मेरे सर, ये पाकिस्तान जो हमारे साथ करता आया है, अरे पाकिस्तान डोजियर देना चाहिए अफगानिस्तान को। पुलवामा हुआ, हमारे यहाँ ताज अटैक हुआ 2008 में, हमसे पाकिस्तान उरी अटैक हुआ, हमसे डोजियर मांगता था। डिटेल में तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। पाकिस्तान डोजियर दे अफगानिस्तान को। और ये जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हमारे को इकोनॉमिक है, सपोर्ट है, वहाँ पेशेंट आते हैं पाकिस्तान में, पर यही हाल पाकिस्तान भारत का है। उनके भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अभी इनको समझ आ रहा है कि अंग्रेजी में कहावत है टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, भाई हमारी जूती हमारे सर। इनको समझना चाहिए, ये काम करते आ रहे हैं। और अभी ऑप सिंदूर चल रहा है,
काइनेटिकली एक्चुअली फायरिंग नहीं हो रही, पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो इनको समझना चाहिए। यही ऑपरेशन सिंदूर में हमने कहा भाई आप लोग ये कर रहे हैं, हमारे पास सब प्रूफ है, आप मानते नहीं है तो आप गोली गोली खाइए। अब यही काम ये कर रहे हैं तो हमको कुछ और सीख देते हैं भाई क्यों अटैक किया है। और लास्ट में जो काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर यूएनओ की परमानेंट कमीशन है, उसने क्या कहा है? उसने कहा ये गलती पाकिस्तान की है, इंटरफेरेंस कर रहा है अफगानिस्तान में। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। क्यों कर रहा है? समझते हैं हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, हमें अमेरिका का सपोर्ट है, हमें सऊदी का सपोर्ट है, हम ये करेंगे। तो ये खुरापात करते आए हैं। गुड तालिबान, बैड तालिबान जिसे कहते हैं ना, जब शिकार होता है ना, शिकारी कुत्ता शिकार करता है, तो वो रैबिट के साथ भी थे मुशर्रफ साहब, जो हंटेड है, जिस पे शिकारी, जो शिकार का विक्टिम है और शिकार करने वाला हाउंड, उसके साथ भी थे। ये करते आए हैं। क्या काम ही यही है क्या? टेररिज्म की फैक्ट्री बनाना। अब इनको मालूम पड़ रहा है, और अफगानी तो इनको मजा चखा ही देंगे। क्योंकि सवाल ये है कि देखिए वो गुरिल्ला फोर्स है, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स उनके पास नहीं है, और यही टेररिज्म का सिक्का, यही टेररिज्म का सिक्का दुनिया भर में पाकिस्तान चलाता है। उसके सबसे बड़े दुखी हम हैं। अब उनको पता लग रहा है क्या होता है। टीटीपी को रखा था, ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम से होने वाला नहीं है, ये लड़ाई आगे डेंजरस मोड में जा रही है। और मुझे तो ये भी लगता है, मैं बता दूं आपको, अमेरिका जो है, देखिए पॉलिटिक्स में नथिंग स्ट्रेट होता है। अमेरिका जो है वो ऊपर ऊपर से तो पूरा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, पर मुझे नहीं पता, मैं अभी अंदर खाने पाकिस्तान को चाहेगा अमेरिका ये घुटने में आ जाए ताकि हमारे पास नतमस्तक हो जाए, और चाहेगा कि सीपीईसी को पूरी तरह तबाही की जाए, चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में खत्म किया जाए। अब ये मेरा खुद का आंकलन है, गलत हो सकता है, पर सवाल ये है कि ये बड़ी डेंजर सिचुएशन में जब आप ये काम करते रहेंगे, आप एक वर्किंग कंट्री नहीं है, आप एक सस्टेनेबल कंट्री नहीं है, तो आप इस टाइप के प्रेशर से चलते रहेंगे। और ये भुगत रहा पाकिस्तान, पिस कौन रहा है? आवाम। और ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अरे आप नदी तो जाती है ना, पानी तो हमारा इंडस का जा रहा है ना वहां से, तो आप कह रहे हैं तो हमको भी, तो हमें भी, हमारे पास तो सब चीजें आपको जा रही हैं, आपके पेशेंट आते हैं, हमारा पानी जा रहा है, फिर भी आप एक काम करते रहते हैं। क्यों? तो ये अभी अब सीखिए क्या होता है, पता लगे आपको भी। अच्छे तरीके से गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आसिफ अली जी, ये भूषण दीवान सर का सीधा मैसेज है आपके लिए। सचिन शर्मा जी, चूंकि जब दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति होती है ना, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दो देश इससे प्रभावित होते हैं, अलग अलग देशों पर इसका इम्पैक्ट होता है। और चूंकि पाकिस्तान तो पड़ोसी देश है, अब इसे दुश्मन देश कह लें, पड़ोसी देश कह लें, ये व्यूअर्स खुद समझ लेंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ तो रिश्ते भारत के बेहतर हैं। तो अगर इन दो देशों में इस तरह की भिड़ंत होती है, युद्ध की स्थिति होती है, तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? नमस्कार रचना जी और सभी दर्शकों को। देखिए, भारत का स्टैंड इस पे बहुत क्लियर होना चाहिए। भारत एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा अपना, क्योंकि भारत जानता है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से आता है तो उसको फुल स्केल वॉर में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी है। भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि वो कोशिश करेगा कि पोटेंशियल रेडिकलाइजेशन वो ना हो, और अगर भारत इसको डायरेक्टली सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हमें मिलिट्री पावर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो तालिबान है वो एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, हमें तालिबान को एक न्यूक्लियर लिंक्ड कंट्री के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि भारत हो सकती है। अगर पाकिस्तान को हम सपोर्ट नहीं करते हैं या तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो अमेरिका के साथ है वो और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहेगा कि साउथ एशिया में जितना डिस्ट्रप्शन हो वो किया जाए। मुझे लगता है कि भारत इस पे अपना न्यूट्रल व्यू रखेगा, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हम दूसरे की लड़ाई अपने ऊपर सिर पे ले। और कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी एक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। हालांकि जैसा कि दीवान साहब ने कहा, अभी कुछ बंदूक और गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन अगर कोई भी हरकत होती है तो हमें कहीं ना कहीं उस वॉर में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान और तालिबान को आपस में ये समझना पड़ेगा कि अगर वो इस युद्ध की स्थिति में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी युद्ध की स्थिति होती है वो फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज टेबल, एक डिस्कशन टेबल पे आती है। बेशक वो उस टेबल से अभी उठ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आना पड़ेगा। उसके रीजंस हैं, पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही इकोनॉमिकली बहुत वीक कंट्रीज हैं, दोनों के अंदर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, दोनों में क्राइसिस चल रहा है, और इकोनॉमी देखिए आप क्रम्बल होती है। और अगर आप कोई भी युद्ध छेड़ते हैं तो उसका एक एंडलेस रिवेंज फॉर्मेट में जाता है।
आप रशिया का युद्ध देखिए यूक्रेन के साथ, कहीं ना कहीं रशिया ने बोला था कि हम 15 दिन में या 3 हफ्ते में युद्ध खत्म कर देंगे। आज चौथा साल चल रहा है युद्ध के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एस्केलेशन होगा, छोटा मोटा 2-4 दिन का आपस में इनके अंदर एक वॉर हो सकती है, जैसे हमारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। हमने तो उसको सस्टेन किया, हमने उसको कंटिन्यू किया, बट पाकिस्तान जो है मुझे नहीं लेकिन लगता जो वो डूरंट लाइन वाला विवाद है वो आज का नहीं है, वो लंबे टाइम से चल रहा है और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये जो भिड़ंत है ये अलग दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। अरविंद सिंह तेजावत जी, चूंकि भारत ये सीधे कहता है कि हम अपनी तरफ से युद्ध की पहल कभी नहीं करते, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्यों आगे से आगे बढ़कर कभी भारत से पंगे ले रहा है, कभी उधर अफगानिस्तान से पंगे ले रहा है? इसका कारण तो साफ है, बिल्कुल मियां साहब ने ठीक कहा कि रॉकेट साइंस है नहीं, समझ सकते हैं हम। पाकिस्तान 1947 में राजनीतिक रूप से आजाद हो गया, पर आर्थिक और बाकी तमाम चीजों में वह आजाद नहीं हुआ। गोरे अंग्रेज चले गए, उनकी जगह काले अंग्रेज आ गए पाकिस्तान में, और वहां पे एक लोकप्रिय सरकार में बनकर केवल चंद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें बन गई। अब ये सरकार कभी अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाती थी अपनी अवाम की मर्जी के खिलाफ, और वहां क्या जो एलिट क्लास है वो लगातार अमीर होता रहा। तो जाहिर है कि वह वैसा ही करेगा। और मियां साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ही सब कुछ आटा जा रहा है, पाकिस्तान से ही, मतलब पूरी तरीके से अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। अगर आप अफगानिस्तान का इतना ही भला चाहते हैं तो आप वाघा बॉर्डर खोल क्यों नहीं देते हैं, ताकि भारत से सहायता पहुंचाई जा सके। लोग पाकिस्तान इलाज नहीं करवाना चाहते, वो पहले भारत आना चाहते हैं, वो क्यों नहीं आने दे रहे? आपने पाकिस्तान का जो कश्मीर का जो हिस्सा है जिसपे भारत का दावा है, क्योंकि भारत एक उनको बेहतर जिंदगी दे सकता है, उन तमाम लोगों को एक बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम है, और भारत में एलिट उतना मजबूत नहीं है जितना कि पाकिस्तान में है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको खाली करके एक पूरा रास्ता दिया जाना चाहिए ताकि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि अफगान लोगों को तुर्की जाना ही नहीं चाहिए था। कारण ये है कि बेचारे अली बाबा बेचारे और बाकी 40 चोर, पाकिस्तान अमेरिका का शुरू से ही एलाई रहा है, कौन नहीं जानता है, कोल्ड वॉर के जमाने से रहा है। उसके बाद में जो सऊदी और जो कतर जो मीडिएशन का काम कर रहे थे, उनकी अमेरिका पे डिपेंडेबिलिटी हमें पता नहीं है क्या। और तुर्की खुद नेटो का एक मेंबर है, तो वो अमेरिका से कितना जुड़ा हुआ है हमें अच्छे से पता है। और ऐसे में आपको लगता है कि ये सारे अमेरिकन पपेट्स वो क्या वहां अफगानिस्तान या अफगान लोगों के लिए ठीक कुछ सोच भी पाएंगे क्या? पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि पूरे साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया को डिस्टर्ब किए बगैर आपस में मिलकर अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलकर एक ऐसा साझा रणनीति पे काम करना चाहिए। इधर अमेरिका, मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि अमेरिका अफगानिस्तानियों को सीधा सीधा धमका रहा है कि हम आपका बगराम एयरपोर्ट ले लेंगे, और पाकिस्तान इस बात को लेकर धमका रहा है कि देखिए अगर टीटीपी या कोई भी जो कि पाकिस्तान का अंदर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और वो कह रहे हैं कि अगर टीटीपी अगर कुछ करेगा तो हम अफगानिस्तान पे हमला बोलेंगे। मुझे तो लगता है सब कुछ ही एक सर्कस हो रहा है। और ऐसे में जो स्वतंत्र पत्रकार जो पाकिस्तान में पहले हुआ करते थे, वैसे लोगों की वाकई जरूरत है। स्वतंत्र की जगह बहुत सारे सरकारी पत्रकार आ गए हैं, और मुझे लगता है कि ये वाकई चिंता की बात है, खासकर इस पूरे साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया के लोगों के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। एक चीज जो हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान पे हमले अचानक से तेज क्यों हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये लग गया है कि भारत का डिटरेंस पावर क्योंकि बढ़ चुका है, भारत पे अब कुछ भी किया जाता है तो उसके बदले में कॉन्सिक्वेंसेस काफी बड़े होंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान का पूरा जोर अब अफगानिस्तान पे जा रहा है, ताकि अफगान लोगों को मार पीट के पाकिस्तान की जो भोली वाली जनता है उसको ये बताया जा सके, जैसे कि पहले भारत के खिलाफ होता था, अब वो का वो सारा ड्रामा अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। आपने सरकारी पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार बोला ना, मैं पूछ लेती हूँ मियां आसिफ अली जी से कि आप कौन से वाले पत्रकार हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ कौन से वाले? हम इसमें, जी मैं जाती तौर पे खुद पर्सनली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं। मैं बड़े बड़े चैनल्स के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ अपना इस वक्त इंटरनेशनल पंजाबी मीडिया ग्रुप भी चला रहा हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, ना मेरी किसी इदारे में जॉब है कि मुझे डर हो कि मेरी जॉब चली जाएगी, या मैं तो किसी सरकार से ग्रांट पत्रकार कह सकती हूँ, है ना? मतलब सरकारी पत्रकार ना कहूँ, आप सच बोलेंगे जो बोलेंगे।
तो मैं बोलता ही सच हूँ हमेशा, इसमें तो आगे क्या बोलूंगा। जो बात होती है, हमने तो जेन्युइन जो भी चीज देख रहे होते हैं, हमने उसी को एड्रेस करना होता है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उससे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। चलिए, तो आज फिर बोल मैंने दीजिए ना, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शुरुआत कहाँ से हुई? पाकिस्तान आज क्यों मुंह की खा रहा है? पाकिस्तान आज क्यों पछता रहा है अपने किए पर? देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इसके आपको शायद ये अंदाजा नहीं है, जब लास्ट में अमेरिकन अटैक से 9/11 से पहले वहां पे जो तालिबान सरकार थी अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त भी वहां पे कैंप मौजूद थे। रियाज बसरा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिलिटेंट था। लश्कर जंगवी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था यहाँ पे, जिसने हजारों लोगों को, अहले तशय्युओं को कत्ल किया। जवाब में अहले तशय्युओं की तरफ से देवबंद वाले जो थे उनको मारा जाता था। वही दारुल उलूम देवबंद जहाँ पे अभी अफगान जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो गए भी थे। तो दोनों तरफ से एक दूसरे का कत्ले आम तक सिचुएशन चली गई थी। तो रियाज बसरा जो था वहां पे कैंप चला रहा था, किया गया 97-8 में कि इसको हमारे हवाले किया जाए। मुल्ला उमर उस वक्त वहां पे सरबराह थे। तो जो मौजूदा अफगान रजीम है, जो अब भी ओहदेदारान हैं, इनमें से भी उस वक्त कई लोग मौजूद थे, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त हालांकि बड़े अच्छे संबंध थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। तो यानी ये जो पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं या जो मिलिटेंट्स हैं, खासकर केपी के, खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ इनका जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है। और जब पहले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी तो इनका ये कहना होता था, देखें जी, हमारे वो रिलेटिव्स हैं, हम वहां पे जाते हैं, वहां पे रुक जाते हैं, छुप जाते हैं, पनाह ले लेते हैं, वहां से हेल्प लेके वापस आके अटैक करते हैं। तो ये आज का सिलसिला नहीं है। और आप इसको अगर 1948 में चले जाएं, फकीर एप्पी की सूरत में, जब 47 में पाकिस्तान बना है, तब जो अटैक्स शुरू हुए तब भी ये लोग मौजूद थे। और उनका पाकिस्तान के साथ बेसिकली ये सिलसिला वही है जब तक काबुल और कंधार जो नेचुरल पार्ट थे सब कॉन्टिनेंट का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पाकिस्तान जिस पे आज कायम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कायम है पूरे का पूरा। सिर्फ इसमें गुजरात जो है इंडिया के पास है, या कश्मीर या 2 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के जो हैं, बाकी सारे की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही है पाकिस्तान। या काबुल और कंधार हैं जो अफगानिस्तान के पास है। जब तक ये वही सिलसिला है जो ब्रिटिश के दौर में भी रहा, पीछे लाहौर दरबार महाराजा रंजीत के दौर में रहा, मुगलों के दौर में रहा, उससे पहले लोधियों के दौर में रहा, तवील अरसे तक, यानी हजारों साल से काबुल और कंधार इधर का हिस्सा थे। जब तक वो वापस इसमें शामिल नहीं हो जाते खैबर पख्तूनख्वा में, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। और इनको ये बात समझनी चाहिए। कर रहे हैं आसिफ अली जी, आप जब कौन कहाँ का हिस्सा था और कहाँ का हिस्सा नहीं था, ये तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। ऐसे तो पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा था, वो छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ कि जब कत्लेआम की बात आप करते हैं, पाकिस्तान में जो कत्लेआम मचा हुआ है उस पर लिखते और बोलते हैं क्या? बलूचिस्तान में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो होता है, सिंध के लोग जैसे सड़कों पर आ जाते हैं, पीओके में जो कुछ विरोध के सुर उठते हैं, इस पर लिखते बोलते हैं क्या? रचना जी, सड़कों पे आ जाने से मुझे कभी इशू नहीं रहा। सड़कों पे आना चाहिए, बेवजह जो लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों तक को मौत की नींद सुलाया जा रहा है, उस पर लिखते हैं आप? किसी को भी अपने राइट्स के लिए सड़कों पे आना चाहिए। ये पॉलिटिकल टाइम फ्रेम का हिस्सा है, लोगों को आना, आके अपने मुतालबात बताने चाहिए। लेकिन सड़क पर आकर अगर आपका हाथ किसी के गिरेबान में चला जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूक छीनने लग जाए, वहां पे काम खराब होता है। आप गिरेबान में हाथ जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जो पाकिस्तानी फोर्स है उनके हाथ न जाने कहां कहां महिलाओं के जा रहे हैं, कभी दुपट्टों पर जा रहे हैं, कभी उनके कपड़ों के अंदर तक जा रहे हैं। ये बात मालूम है ना आपको? नहीं, पाकिस्तानी फोर्सेस जो है, खासकर वुमेन्स के मामले में, जो हमारा एरिया है, जो हमारा इलाका है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो औरतें झूठ बोल रही हैं? किसी भी वुमेन के, ये तो मैं कैटेगोरिकली ये बात कह सकता हूं कि फौजी का हाथ या किसी आम सिविलियन ऑफिसर का हाथ भी, ये वुमेन्स के हवाले से हमारा एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हम अगरचे इसके खिलाफ बोलते रहते हैं कि इतनी खवातीन पे पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो केपी में और बलूचिस्तान में तो औरतों को वो घर से ही नहीं निकलने देते। शटल कॉक उन्हें पहनाया, मतलब उन्होंने जो तस्वीरें सामने आती है उन्हें झुठला रहे हैं क्या आप? और जो वहां अल्पसंख्यकों के साथ होता है, फिर वो तो और एक गंदी परिभाषा है। वो फिर आपने देखा ही नहीं होगा, जहाँ बच्चियों को बुजुर्गों के साथ निकाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो भी तो पाकिस्तान है। 8-9 माह पहले ना एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई। जब वो तस्वीर वायरल होगी कि एक आदमी है, उस एक सिक्योरिटी फोर्स वाला है, उसने गला पकड़ा हुआ है
एक बलोच 70-80 साल औरत का गला दबा रहा है। अच्छा, वो तस्वीर हर तरफ देखें जी, जुल्म हो गया, मार दिया। मैंने वो तस्वीर जूम करके देखी। अच्छा, वो एआई जनरेटेड थी उस वक्त, क्योंकि एआई का नया नया सिलसिला था, लोगों को पता नहीं था। तो उसके ऊपर जो बैजेस भी थे, वो हम हंस रहे थे, वो हिंदी में थे। मैंने वो तस्वीर के फिर वो बैजेस को जूम किया और फिर वो लगाई। मैंने कहा भाई ये देख लो, ये तस्वीर जिसने एआई से जनरेट भी किया, उसने कम से कम उनके बैज ही चेंज कर देता, पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहना देता। ये बड़े मसाइल हैं। और प्रोपेगेंडा वार जो है, इसमें पाकिस्तान यकीनन वीक रहा मतलब है अगर कोई हमेशा। महिला ये कह रही और है ये जो हमारे मिलिटेंट्स कपड़े की खींच दिए गए, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे दुपट्टे खींच लिए गए, तो वो सब गलत और झूठ है आपके लिहाज नहीं, से? ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। अरेस्ट हो जाना एक अलग फिर बात तो है। अब नहीं हमारे यहाँ कहूंगी मैं वुमेन आपको, पुलिस मैं भी आपको मौजूद स्वतंत्र है। पत्रकार तो नहीं कहूंगी। फिर वो जो तस्वीरें सामने आती है ना, उन पर खुलकर आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, बोलना चाहिए। फिर चाहे वो आपके मुल्क की बात है, नहीं, चाहे हमारे मुल्क की बात है, दुपट्टा आपको खुलकर खींचने वाला बोलना कभी चाहिए। भी वाकया नहीं होता, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है, खासकर जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाला, और जो सकाफती तौर पे कल्चरली, कि अगर किसी का दुपट्टा खींच देगी ना पुलिस, तो अब आप अरेस्ट ये कर भी ले, कह वो अलग दीजिए, बात है। तो अब आप ये भी कह दीजिए कि वहां जो हिंदू बहन बेटियां हैं उन पर कोई जुल्म नहीं होता, उन्हें अधेड़ मुस्लिम जो आदमी है उनके साथ में जबरदस्ती निकाह के लिए मजबूर नहीं किया जाता। आप कह दीजिए उन्हें कोई टॉर्चर नहीं झेलना होता। आप कह दीजिए जबरन उनका जो धर्म परिवर्तन है वो नहीं होता। सब झूठ है, सब कह दीजिए एआई मैं आया जनरेटेड है। हुआ मैं रहीम यार खान में आया हुआ हूँ आज। और रहीम यार खान जो है, यहाँ पे 7 लाख हिंदू पॉपुलेशन है। रहीम यार जो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा मेजोरिटी जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन की है, वो रहीम यार खान है। हमारा जो अपर पंजाब है, वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन माइनॉरिटीज में ज्यादा है। तो मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे ना हमारे जो 2-3 बड़े हिंदू हैं यहाँ के जो लीडरान, उनको मैं शाम को बुला लूंगा डायरेक्ट। रचना जी, आपके साथ में उनकी बात करवा दूंगा, वो आपको बता देंगे कि उनकी मैं यहाँ तो पे बड़ी क्या खुश हो सिचुएशन जाऊं है। अगर आप किसी ऐसी आबादी वाले हिस्से में चले जाएं जहां पर अल्पसंख्यक रहते हो, और फिर कुछ नहीं, आप सीधे सीधे उनसे बात कर लें, कुछ वीडियोस भेज दें। हम भी तो पाकिस्तान की हकीकत जान मैं लें। बिल्कुल ऐसे बड़े लोगों और बड़े चेहरों की बात नहीं कर रही मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ। मैं गली नुक्कड़ में रहने वाले लोगों की बात कर रही हूँ। आप जरूर जाएं, और वेलकम करूंगी मैं उस वीडियो का और उस सच्चाई का, है ना। आज मैं मार्केट जाके जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, उनके इंटरव्यूज, और दूसरे जो लोग हैं वो सारे, और उनकी शॉप आपकी कर्सी के साथ में उसे चलाया जाएगा। सच्चाई दिखाइएगा, जरूर चलाया जाएगा। हिंदू होने चाहिए, आम लोग होने चाहिए, गली नुक्कड़ के लोग होने चाहिए। लेकिन खैर, जो अफगानिस्तान तालिबान के बीच में जो युद्ध की स्थिति आ रही है, और जो तुर्की में जो शांति वार्ता विफल हो गई है, उसको लेकर अगर भूषण दीवान सर देखें, अगर ये बातचीत विफल हो गई है, तुर्की में ये मध्यस्थता करने की कोशिश हुई, तो अगर आगे युद्ध की स्थिति छिड़ती है, अफगानिस्तान के साथ कौन जाएगा, पाकिस्तान के साथ कौन जाएगा? क्योंकि जब दो देश आपस में भिड़ते हैं तो सिर्फ दो नहीं रहते, फिर दोनों साइड से उनके सपोर्ट में भी बहुत से देश होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लड़ाई जब होती है तो कई ताकतें उसमें जुड़ जाती हैं। पर मैं 2 मिनट मुझे दें रचना जी, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, मियां आसिफ अली साहब की बात सुन के, क्योंकि 71 की मैं लड़ाई लड़ा हूं, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। 3 लाख रेप्स हुए हैं मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 71 पाकिस्तान आर्मी द्वारा। ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। और यहाँ कह रहे हैं औरतों की इज्जत होती है, चलो अच्छी बात है, कहना तो हर कोई कह सकता है। दूसरी बात, आप हिस्ट्री में जाएं, 1947 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने बाई फोर्स कैप्चर किया है, और आज तक वो बलूचिस दुखी हैं। और NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको अंग्रेजों ने कहा कि आप या तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएं या पाकिस्तान में जुड़ें। ये अंग्रेजों की देन है पाकिस्तान को। और क्या हुआ, आज तक तकलीफ है। और खान अब्दुल गफ्फार ने क्या कहा, यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, आपने हमें भेड़ियों के सामने परोस दिया है। हम तो मुस्लिम लीग की कम्युनल पॉलिसी के बरखिलाफ हैं। ये हिस्ट्री है, तभी इतनी तकलीफ है वहां पे, जो ये इनको हैंडल नहीं करना चाहते, नकारना चाहते हैं। अभी आप सवाल देखिए, ये जो बढ़ेगा अगर युद्ध, तो ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है। ऊपर पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में भी खुराफात कर रही है। तो क्यों कर रही है ये सब? अरे हम तो, जिससे कोई शायद मियाँ साहब ही कह रहे थे कि कितनी कमाल की आर्मी है, कितने दुश्मन से घिरे हुए हैं, हम तो इजराइल के माफिक हैं। कहा नहीं इन्होंने, मतलब हम तो कहाँ कर रहे हैं। अरे मिलिट्री का वजूद खतरे में है तो ही करेंगे आवाम को दबाने के लिए। हम इधर लड़ रहे हैं, बांग्लादेश में लड़ रहे हैं, हिंदू काफिरों को मार रहे हैं। और ये सवाल, दूसरी बात, 1940 में 16% आबादी थी हिंदुओं की,
आज 1.25% है। पर हिंदू बड़े सुख है, रहीम यार खान में भी सुख है, सुखी हैं, खुश हैं। ये बड़ी कमाल की बातें हैं। बिल्कुल डेटा को सामने नकार देना ये हद है। एनीवे, अभी आप वॉर की बात जो पूछ रही है, वॉर बढ़ेगा। हाँ। इसमें क्या है, जब भी वॉर बढ़ता है, वॉर होता है, सिंदूर को भी जो हमने टेम्पोररी सस्पेंड किया है, जब भी वॉर बढ़ता है तो क्या होता है कि जैसे इजराइल रशिया यूक्रेन का बढ़ा, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो इस वॉर जोन को क्या कर देती हैं, वो एक अपना लैब बना देती हैं। मैं बोलता हूँ डिफेंस एग्जीबिशन होती थी इंडिया में एवरी ईयर, पिछले 2-3 साल से हो ही नहीं रही। क्यों? BAIFF और फॉरेन कंपनी कह रहे हमने एग्जीबिशन करके बिजनेस क्यों करनी है, हमें तो इजराइल, हमारे तो रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, हमारे आर्मामेंट दनादन बिक रहे हैं, और हम प्रूव कर रहे हैं अपने आर्मामेंट लाइव लैब में। लाइव लैब जो चल रही, लैब माने एक पता लग रहा है, हम अपने आर्मामेंट बेच रहे हैं। तो क्या मतलब, ये जो इंटरेस्ट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाले, ये और जो यूएसए में बहुत भारी हावी है, यूएसए में आर्मी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल करता है अमेरिकन गवर्नमेंट को, वो तो वॉर बढ़ावा देंगे और अपनी आर्मामेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। मरेगा कौन? हमारे एशियन भाई, अफगानीज या पाकिस्तानीज। तो ये समझते नहीं है, उनके हाथों में खेल रहे हैं, और ये समझते हैं कि ये हमेशा जीत इनकी पक्की है। मुझे बताओ, अफगानिस्तान के सामने ये तो हिस्ट्री बता रही है, कोई जीत ना सका। ये क्या कर रहे हैं? अपना खड्डा खोद रहे हैं, आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? और पाकिस्तान के लिए ये बात नई भी नहीं है। पाकिस्तान बार बार दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपना नुकसान कर रहा है और एक बार फिर से नुकसान की गर्त में जा रहा है। आवाम पिसती है, आवाम को ही नुकसान होता है और पाकिस्तानी फौज और सरकार जैसे बेखबर होते हैं। सचिन शर्मा जी, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वाकई युद्ध की स्थिति छिड़ती है तो पाकिस्तान तो फिर से नुकसान में ही जाएगा ना। ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ा नुकसान झेला, लेकिन दिखाया कुछ और जाता है। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हो। देखिए, अगर पाकिस्तान और तालिबान का युद्ध होता है तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये युद्ध कितना लंबा चल सकता है और इस युद्ध के अंदर कौन कौन एलाइज आ सकते हैं। देखिए, आज का जो युद्ध होते हैं ना, वो कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं होते हैं। अगर आपको कोई कंट्री सपोर्ट कर रही है, कोई किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने आर्म्स मार्केट है, सब हर कंट्री की अपनी आर्म मार्केट है, और सब ये चाहते हैं कि हम उन देशों के साथ संबंध बना के रखें जहां पे हम अपने हथियारों को बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध में कौन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। सबसे पहले इस युद्ध में जो सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को आएगा वो चाइना आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना ये चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जो कैंप है उससे डिटैच हो, और चाइना के अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखते हैं तो वहां पे चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और चाइना जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान जो है एक स्टेबल कंट्री बन के रहे, ताकि वो अपने बेल्ट और जो रोड इन्वेस्टमेंट्स चाइना जो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर वो सिक्योर रहे। तो चाइना जो है इस युद्ध के अंदर डिप्लोमेटिकली भी आएगा और लॉजिस्टिकली भी आएगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन चाइना का ये भी मत रहेगा कि वो पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म वॉर के अंदर जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं दूसरा देश कौन है। यूनाइटेड स्टेट्स है, वो एक लिमिटेड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देगा, क्योंकि पाकिस्तान और यूएस के जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइज रहते हैं, और वॉशिंगटन जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि तालिबान जो है वो एक एक्सपेंशन मोड में जाए या वहां पे कोई एक्सट्रीमिस्ट स्पिल ओवर हो। तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को एक इंटेलिजेंस लेवल पे सपोर्ट करेगा और एक काउंटर टेरर सपोर्ट करेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि वो इनको अपने ट्रूप्स नहीं देगा। वो ये चाहेगा कि इस युद्ध में जितने पाकिस्तानी मरे उतना अच्छा है, उनकी सेना को नुकसान ना हो, और वो ये भी कोशिश करेगा कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कंटेन करके रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब हैं वो आज भी ये बोलते हैं कि मैं पीस लिविंग हूं और मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। पाकिस्तान के जो संबंध है वो गल्फ कंट्रीज के साथ काफी स्टेबल संबंध है। चाहे आप सऊदी अरेबिया देखिए, चाहे आप यूएई देखिए, चाहे आप कतर देखें, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, आप फाइनेंशियल को फ्यूल सपोर्ट मिलेगी, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक बैकिंग भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट ना हो। टर्की पाकिस्तान का पुराना एड रहा है और वो अक्सर मीडिएशन भी करता है, चाहे वो पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर हो या जो भी उनके चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि तालिबान को कौन सपोर्ट करेगा। तालिबान को सपोर्ट करेगा सबसे पहले ईरान, एक टेक्टिकल सिंपैथी देगा ईरान उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान जो है पाकिस्तान का जो अलाइनमेंट है यूएस के साथ उसको बहुत ही ज्यादा नापसंद करता है, चाहे वो यूएस के साथ हो चाहे वो सऊदी ब्लॉक के साथ हो। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक लिमिटेड इंटेलिजेंस
या बॉर्डर सपोर्ट है वो पाकिस्तान को वीक करती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। रशिया जो है वो भी इस युद्ध में जो तालिबान को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि जो जो यूएस है उसको उसकी प्रेजेंस को काउंटर किया जाए, और इसीलिए रशिया जो है इसमें आ सकता है। इसके अलावा नॉन स्टेट इस्लामिस्ट नेटवर्क है वो इस वॉर के अंदर कूद सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक दो खेमों में ये वॉर बढ़ सकती है। दो खेमों में बटेगी, और दो देशों में जब युद्ध होता है तो कहा जाता है कोई भी देश दशकों पीछे चला जाता है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी पीछे है। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं दरअसल सचिन साहब की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चीन का रिएक्शन ऐसा रहा है कि उन्होंने कहीं पे भी उन्होंने दखलंदाजी नहीं की है। चीन तालिबान को मान्यता देना चाह रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि रूस दे चुका है, अगला नंबर चीन का है। और बाकी ये जो अमेरिकन एलाइज हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ जाएंगे। ईरान जरूर सपोर्ट कर सकता है, तो यह इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि जो पूरा सीपेक प्रोग्राम है जो चाइना का, वो बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और जो अमेरिकन जितने भी प्रोग्राम है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो दरअसल सारे मिलिट्री प्रोग्राम है। तो पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत को भी अमेरिकन खेमे से दूर जाके एक अच्छा एलाई बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ दोस्ती अभी तो संभव नहीं लग रही है, पर आगे आने वाले डिकेड्स में ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरा जो रीजन है उसको वेस्ट के दखलंदाजी से दूर करना चाहिए, ताकि तभी ये खुशहाल होगा। मिलकर ही हम सब लोग डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं, बाकी नहीं। जो अमेरिका की साजिश है उससे बचना चाहिए। ठीक है, बचना चाहिए। अब इस तरह की साजिशों से किस तरीके से पाकिस्तान बच पाएगा, या फिर कैसे इन चीजों को हैंडल कर पाएगा, आसिफ अली जी नजर आप रखिएगा, और अगली बार जब आपसे बात हो तो थोड़ा और स्वतंत्र पत्रकार होकर बात कीजिएगा, थोड़ा और दिल खुला करके बात कीजिएगा। बाकी जो वीडियोस आप कह रहे हैं उनका इंतजार रहेगा, जरूर भेजिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वहीं आसिफ अली जी, साथी भूषण दीवान सर, सचिन शर्मा जी, अरविंद सिंह तेजावत जी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त न्यूज इंडिया के लिए निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।